तो नमस्ते एवरीवन। दिसंबर 2022 का पेपर एक बार देख लेते हैं। बेगला 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ। सबसे पहले तो इसमें टाइम कितना मिलेगा, इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा। राइट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे ही सवाल अपने को करने होंगे। ठीक है, तो देखो जो पहला सवाल आता है इसके अंदर वो पैसेज आता है, यानी कि अनसीन पैसेज आता है। इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव भी बोल सकते हो, इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरसी कहते हैं। पहले सवाल को आरसी कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। तो पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा जो पैसेज है, वो आपको पढ़ करके कुछ जो अपने क्वेश्चन पूछे रहेंगे वहाँ पर उनका आंसर देना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट फिर से मतलब मैं बताता हूँ आपको कि एक टाइप का स्टूडेंट आधे घंटे तक पढ़ता रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है लगभग उसके गलत होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर एक टेक्निक आप अपना के देखना। पहले तो सवाल पढ़ना है, ठीक है, ये पैसेज मत पढ़ना, पहले सवाल देखना। वहाँ पर अगर आपको WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसको अटेम्प्ट कर देना है। जैसे WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, whom, who, whose। ठीक है, इनके जो आंसर है वो एक लाइन के अंदर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पैराग्राफ समझ में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने की बढ़िया सी टेक्निक क्या है? अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको टेंस नहीं आते, अगर आपकी वोकेब अच्छी नहीं है, फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको सीधे सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि लेखक को रूस के अंदर, जब लेखक रूस घूमने गया था तो वहां पर कौन मिली थी? तो ऐसे सवाल जिनका आंसर एक लाइन के अंदर लिखा जा सकता है, जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें तथ्य पूछे जाते हैं, तो आप वो सीधे अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड है, इंग्लिश आती है, वोकेब अच्छी है, आपकी स्पेलिंग्स वगैरह आती है आपको, तो आप सबसे पहले तो वही क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा फिर आना है सीधे पैराग्राफ पे। ठीक है, पैराग्राफ पे आना सीधा। जैसे कि वन ऑफ द वेज आई अटेम्प्ट टू कीप माई ओन स्ट्रेस अंडर कंट्रोल इज टू अवॉइड whenever possible the bad habit of keeping other people waiting। इसका मतलब क्या है? ठीक है, वन ऑफ द वेज यानी कि एक प्रकार का तरीका है मेरे पास में। आई अटेम्प्ट टू कीप माई ओन स्ट्रेस अंडर कंट्रोल। मैं अपने मन के अंदर जो तनाव उठते हैं, ठीक है, मन कई बार टेंशन में आ जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए मैं अवॉइड करता हूँ चीज़ें। ठीक है, यानी कि दिमाग के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं, फीलिंग्स आती है, तो उन फीलिंग्स को मैं कंट्रोल करता हूँ वेन एवर पॉसिबल, जब भी ये संभव। द बैड हैबिट ऑफ कीपिंग अदर पीपल वेटिंग, तो मतलब और लोगों के जो विचार होते हैं उनके कारण से मुझे तनाव आता है। अगर आप इस तरह से पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले सवाल पढ़ना अपने को, फिर ये पैराग्राफ पढ़ना है, और जहाँ से भी ये सवाल आए अटेम्प्ट अपने को करना है। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करवाऊंगा आरसी, राइट, आरसी अटेम्प्ट नहीं करवाऊंगा, और ये मॉर्निंग में अटेम्प्ट करवाऊंगा। दिसंबर 2022 का पेपर और जून 2022 का पेपर मैं कल मॉर्निंग में आपको कंप्लीट करवा दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, आज मैं आपको कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा, जैसे कि आज आपको मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, आर्टिकल पढ़ाऊंगा, और डायलॉग राइटिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, और वॉइस पढ़ाऊँ। कम से कम 5-6 टॉपिक आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर देखते हैं। पेपर में पहला ही सवाल आरसी का रहेगा, 20 नंबर का सवाल रहेगा। अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने आधा घंटा दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये डिसीजन हो जाना चाहिए, क्या मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ या मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है पैराग्राफ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पहला सवाल तभी अटेम्प्ट करना तब जब अपने को थीम समझ में आ रही है, लेखक क्या कहना चाहता है, और यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर हैं। और यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा फंसते हैं आरसी को अटेम्प्ट करने के लिए या फिर अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप इसको स्किप कर देना। पहला सवाल अटेम्प्ट मत करना है। ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है। इसका मतलब ग्रामर, वोकेब और टेंसेज अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई बात नहीं, लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे लास्ट में इसको आंसर करना अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर लोग आधे आधा घंटा वेस्ट कर देते तो अपने को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आता है तो इसको अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ, सीधी सी बात है। नहीं तो पेपर छूटेगा और पासिंग मार्क्स भी
नहीं आ पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या होती है, इग्नू के जो पेपर होता है इंग्लिश का पेपर, बेगला 135 का पेपर, वहाँ पर पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने के लिए, अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ पर नंबरिंग दी होती है। ठीक है, जैसे कि नंबर 2 का पैराग्राफ, नंबर 3 का पैराग्राफ, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नंबर 4 का पैराग्राफ, ठीक है, और नंबर 5 का पैराग्राफ, राइट। तो देखो यहाँ पर सवाल देखते हैं, सवाल देखो यहाँ से, इस बार तो शायद नहीं दे रखे होंगे, हाँ ये दे रखा, देखो कितना बढ़िया सवाल है। फाइंड द वर्ड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखो अंडरलाइन, सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंस, ठीक है, ये सवाल किस नेचर का है, कैसे आंसर करना है इसको। यहाँ पर जो भी शब्द आपके सामने दे रखे हैं सेम टू सेम वैसा ही मीनिंग, कोई अगर शब्द रखता है वो पैसेज के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, वो शब्द लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला होता है, रिवेंज का मतलब बदला होता है। तो पैराग्राफ 4 में ऐसा शब्द दे रखा है जिसका मतलब बदला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समानार्थी शब्द, इनको अपन सिनोनिम्स कहते हैं, इंग्लिश के अंदर पर्यायवाची कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे इनकी हिंदी आपको आनी चाहिए, इसका मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि एंग्री एंड ऑफेंडेड, यानी कि गुस्सा और मतलब थोड़ा सा चिढ़े हुए, तो ऐसा कौन सा शब्द है पैराग्राफ नंबर 2 में, ठीक है, वो अपने को फाइंड आउट करना, वो अपने को देखना है। और सेकंड सवाल है सिग्निफिकेंस ओब्लिक इम्पोर्टेंस, यानी कि मतलब ऐसा शब्द देखना है पैराग्राफ 1 में जिसका मतलब एग्जैक्टली जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अपने को थोड़े बहुत स्पेलिंग्स वगैरह आना चाहिए, राइट। देखो अपने को इन शब्दों को लेकर के अलग से सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे कि वैल्यूड कमोडिटी, देखो कमोडिटी मतलब होता है वस्तु, कमोडिटी मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो वैल्यूड कमोडिटी क्या होगा कि ऐसी वस्तु जिसका आप मान सम्मान करते हैं। तो वैल्यूड कमोडिटी का यूज करके अपने को एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ध्यान रखें कि आपको आरसी से कॉपी नहीं करना है। अगर आपने अनसीन पैसेज से अगर नकल मारी वैल्यूड कमोडिटी नाम के एक वाक्य से, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाईली स्ट्रेसफुल, ठीक है, ये शब्द इससे भी वाक्य बनाना है, 5 नंबर का सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आरसी में से 20 नंबर लाए जा सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अपने को चतुराई दिखानी पड़ेगी, राइट। अपने को सेफ गेम खेलना पड़ेगा। जैसे कि हाईली स्ट्रेसफुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तनाव देने वाली स्थिति। ठीक है, तो जैसे कि आप लिख सकते हो कि जब मेरा रिजल्ट आता है, ठीक है, इसको इंग्लिश के सेंटेंस में लिखना है, जब मेरा रिजल्ट आता है तो मैं बहुत हाईली स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी को कम आंकना। ठीक है, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस बनाया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मेरा जो दोस्त है वो इस बार कॉलेज टॉप कर जाएगा, फिर पास हो जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करता हूँ। तो आपको इन शब्दों को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ये आपके हो गए 3 सवाल हो गए, राइट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या अपना, देयर मस्ट बी ए टाइम व्हेन यू वर केप्ट वेटिंग बाय समवन, व्हाट वर यू फीलिंग्स व्हाइल यू वेटेड, हाउ डिड यू फील टुवर्ड्स द पर्सन हु केप्ट यू वेटिंग, राइट इन अबाउट 150 से लेकर 200 शब्द के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कोई ऐसा समय जरूर आया होगा जब हमने किसी का वेट किया होगा, ठीक है, और किसी शख्स का वेट करते टाइम, ठीक है, उसका रिप्लाई या उससे बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने जो टाइम स्पेंड किया है उस टाइम में क्या क्या फीलिंग्स आई है, क्या क्या ख्यालात आए, वही अपने को लिखना कि सामने वाले पर्सन के प्रति, सामने वाले इंसान के प्रति क्या क्या मन के अंदर थॉट्स, अपने ओपिनियन उसके प्रति आए हैं। 10 नंबर का सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आरसी है, ध्यान रखना अगर समझ में आती है चीज़ें तो इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज आपका आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है इसके अंदर। 45 मिनट भी लोग ख़राब कर देते हैं, फिर बचते हैं 2 घंटे, उसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं हो पाती, इसी की वजह से इस सब्जेक्ट में बैक वगैरह आती है। ठीक है, पहला सवाल आरसी का रहेगा, अनसीन पैसेज का रहेगा। तो कैसे कैसे सवाल आते हैं हमने समझ लिए।
दूसरा जो सवाल रहेगा, ठीक है, किस तरह का था वो देख लेते हैं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 to 350 वर्ड ईच, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल स्मॉल टॉक। ठीक है, पहली तो ये है, what do you think should be the qualities of young leaders in today's scenario, give example from your own life experience। सेकंड क्वेश्चन देखो 20 नंबर का ये, यहाँ आपको मतलब 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अपने को हर एक सवाल है वो 300 से लेकर 350 शब्दों के अंदर लिख देना है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल स्मॉल टॉक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ में चर्चा डिस्कशन करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ में करप्शन पे, करप्शन इन इंडिया। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ में बात कर सकते हैं कि भारत की खेलों में क्या स्थिति है। ठीक है, भारत की एजुकेशन में क्या स्थिति है। राइट, और फिलहाल जो मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग हैं ना मोबाइल के प्रति एडिक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप मोबाइल एडिक्शन पे भी आप दोस्त के साथ में चर्चा कर सकते हैं, वो आपकी सोशल स्मॉल टॉक हो जाएगी। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ में बातें करते कि यार इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक में ही टाइम निकल जाता है पूरा का पूरा, और मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हूँ। ठीक है, मैं अपने लाइफ के गोल्स पर, मैं अपने लाइफ के एम्स पर फोकस्ड नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। ठीक है, तो आपका दोस्त कहेगा कि यार इन एप्लीकेशन को अपन अपने को तभी यूज करना जब फ्री टाइम होता है। ठीक है, आपका दोस्त ऐसा कहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने, वो आपकी सोशल स्मॉल टॉक के अंदर आ जाएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ यंग लीडर्स इन टुडेज सिनारियो। आज के टाइम पर जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो यंग लीडर्स है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जैसे कि आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स रखने वाला जो एक नेता होता है, ठीक है, स्टूडेंट विंग का एक नेता होता है। राइट, तो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रिंसिपल या डायरेक्टर के सामने रखता है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं हुए, या फिर कुछ बच्चों को कॉलेज की डिग्री नहीं मिली है। ठीक है, या फिर क्लासेस नहीं चल रही। तो आपके ही बीच में कोई ऐसा लड़का या लड़की होती है जो कि बहुत बढ़िया लीडर होता है। ठीक है, वो आप स्टूडेंट्स की जो समस्या रहती है उनको अच्छे से कह पाता, रख पाता। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वही आपसे पूछा है। सबसे पहले तो आपको ये रखना चाहिए कि वो ब्रेव होना चाहिए, वो अपनी बातों को रखने में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रखे, वो कॉन्फिडेंट हो, वो ब्रेव हो। ठीक है, उसमें पैसेंस हो, वो कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर पाता हो, दूसरों से बातचीत अच्छा कर पाता हो। राइट, और एंथुजियाज्म हो उसके अंदर उत्साह हो, जोश हो, जज्बा हो। राइट, तभी वो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो रख पाएगा। तो ये क्वालिटीज हो जाएगी यंग लीडर की। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, गिवन सम टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट टू योर क्लास और कलीग्स। कलीग्स का मतलब कौन होता है, जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो। ठीक है, तो आपके जो ऑफिस के जो दोस्त होते हैं, ठीक है, ऑफिस के जो दोस्त होते हैं वो आपके कलीग कहलाते हैं। राइट, तो व्हाई इज द टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यानी कि समय का प्रबंध करना, टाइम को मैनेज करना आज के टाइम पर काफी एक चुनौती भरा एक टास्क है। राइट, तो टाइम मैनेजमेंट अगर रहेगा अपने पास में, सबसे पहले तो टाइम इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस बता दो आप, टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि समय क्यों जरूरी है एक इंसान के लिए। समय को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ के गोल सेट कर पाओ। ठीक है, लाइफ के छोड़ो, अपन पर डे के गोल बनाते हैं, जैसे कि हमें ये चैप्टर फिनिश करना है, या फिर मूवी देखनी है, या फिर पार्क में जाना, एक्सरसाइज करना, जिम करना है। ये आपके डेली के टारगेट होते हैं। तो आपको समय का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया चलो वहाँ पर चलते हैं, ठीक है, घूमने, तो पता चला पूरा दिन ही निकल गया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उस दिन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करनी है टाइम से पहले, तो अपने को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं।
गिव सम टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट टू योर क्लास और कलीग्स, मतलब आपके जो सहपाठी या सहकर्मी है उनको आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़े से टिप्स दो। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, नाइट में जल्दी सो जाना चाहिए, मोबाइल का जो यूज है वो कम से कम करना चाहिए, सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट ये कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, और अगर करते भी है तो इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें वो नहीं देखनी चाहिए, टाइम बचेगा। राइट, तो सबसे पहले को अपने को डेली डेली मतलब जो भी टारगेट बना रखा है अपने वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद में और अन्य चीज़ें करनी है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में डी पार्ट है इसका, डिस्कस ए फिल्म दैट यू हैव रिसेंटली सीन, डिस्कस बोथ द पॉजिटिव क्वालिटीज एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। आपने अपने दोस्त के साथ में कोई एक फिलहाल में कोई भी मूवी देखी है साथ में, ठीक है, तो उस मूवी की आप पॉजिटिव साइड लिखनी है और नेगेटिव साइड लिखनी है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते यार ये इस मूवी में ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसमें कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जैसे कि धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं कई बार लोगों की, तो ये नेगेटिव साइड में आएगा। ठीक है, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसमें स्पोर्ट्स को काफ़ी अच्छा बेहतर दिखाया गया है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसमें दिखाया गया है, जैसे कि दंगल जो मूवी है उसके अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन स्पोर्ट्स दिखाया गया है, खेलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो दंगल मूवी के अंदर दिखाया गया। ये पॉजिटिव साइड है, यानी कि इससे क्या होता है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, ये पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ें लिखनी है। थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। देखो आपका ग्रामर पोर्शन अब चालू हो जाता है, तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस एकदम सेट करने हैं। ठीक है, इन, ऑन, एट, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, 5 में से 5 आप ला सकते हो आराम से। ठीक है, अगर नॉलेज है थोड़ा बहुत। फिर थर्ड क्वेश्चन में अपना बी पार्ट रहेगा। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको थोड़ा टेंस का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर सिंपल कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट सिंपल कैसे करते हैं वो आपको मैं समझा दूंगा, तो ये भी 5 नंबर आराम से ला सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में सी जो पार्ट है, सी जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसके अंदर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का नॉलेज हो जाना चाहिए। 10 नंबर का सवाल है, 10 में से 10 यहाँ पर लाए जा सकते हैं, वो भी मैं आज सिखा दूंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दे रखी है आपके सामने। फ्रेजल वर्ब को आप कहावत या मुहावरा टाइप में मान सकते हो आप। ठीक है, टर्न अप, ब्लू अप, पिक मी अप, लुक एट का मतलब होता है कि खोजना। ठीक है, गिव अप का मतलब होता है कि मतलब हार मान लेना। पुट ऑफ, पुट अप विद, टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है गाड़ी वगैरह बंद कर देना। ठीक है, गो विद, रन आउट ऑफ, सबके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, तो ये सारे सेंटेंस किए जा सकते हैं, बशर्ते आपको फ्रेजल वर्ब्स का मतलब समझ में आना चाहिए। 50 के आसपास मतलब याद कर लो, इसमें काम हो जाएगा। 50 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स याद कर लो, वहां से लगभग सारी फ्रेजल वर्ब्स आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बी पार्ट 10 नंबर का सवाल रहेगा, मेक एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग द प्रीफिक्स अप्रोप्रिएटली। देखो अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही आपको जैसे कि हिंदी में आप उपसर्ग और पढ़ते पढ़ते हो यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, तो इसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि लीगल है, लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से, और इसका विलोम शब्द या फिर इसका मतलब सॉरी, लीगल, लीगल वर्ड है, इसका प्रीफिक्स बताना है अपने को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे अपने को लिखना है वहां पे। पांचवा जो सवाल है, यू आर एडवाइजिंग योर पेरेंट्स टू यूज सर्टेन नेटवर्किंग साइट्स ऑन दियर फोन्स और कंप्यूटर, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम इन ए कन्वर्सेशन दैट यू हैव विद योर पेरेंट्स। यू मे यूज अबाउट 10 to 12 टन्स। टन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा को समझाते हो कि यार फेसबुक कम चलाया करो, इंस्टाग्राम कम चलाया करो। ठीक है, तो जैसे कि आप अपना नाम लिख दो, यहाँ पर मैं एक्स आपका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे कि मम्मी आप कितने टाइम तक
इस्तेमाल करती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, तो आपकी मम्मी कहेगी, मम्मी का नाम मैं वाई लिख रहा हूँ, मम्मी कहेगी मैं तकरीबन 5 से लेकर 8 घंटे बिताती हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेसबुक यूट्यूब ये सब देखती रहती है। ये होगा एक टर्न्स। एक टर्न ये होता है, तो आपको ऐसे करके 10 से लेकर 12 टर्न लिखने हैं। ठीक है, देखो डायलॉग राइटिंग है ना, ये डायलॉग राइटिंग से सवाल आया है। कितने तरह की डायलॉग राइटिंग होती है? एक तो फॉर्मल डायलॉग राइटिंग होती है जो आप अपने बॉस से करते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर अपने बॉस से बात करते हैं, वहाँ पर फॉर्मल डायलॉग राइटिंग है। आप अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं, वो भी फॉर्मल डायलॉग राइटिंग के अंदर आएगी। ठीक है, और एक होती है इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग। ठीक है, इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग जैसे कि आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करते हो जिससे बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती है, तो वहाँ पर इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग का इस्तेमाल होता है। कैसे लिखते हैं इनको, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूंगा। ठीक है, 10 नंबर का सवाल था, ये नहीं करते हैं तो ये कर सकते हैं। यू आर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हो। ऑफ योर कॉलेज काउंसिल, आपकी जो कॉलेज की काउंसिल है, कॉलेज परिषद में अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। राइट ए स्पीच वेर यू टेल योर पीयर्स, पीयर्स का मतलब होता है आपके साथी, तो आपके जितने भी साथी हैं उनको बताओगे कि आप मुझे वोट क्यों दे रहे हो। आप अपनी क्वालिटीज सामने रखोगे कि अगर मैं नेता बन जाता हूँ कॉलेज काउंसिल का, ठीक है, या प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, तब मैं आपकी हेल्प करूँगा एट एनी कॉस्ट, और हर सिचुएशन में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। पीएस ऑफ द विजन, विजन का मतलब होता है लक्ष्य। यू हैव इन माइंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब कॉलेज को सुधारने के लिए, कॉलेज के अंदर जो व्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, वो भी आपको अपने पीयर्स को अथवा अपने साथियों को बताना है। ये सब इंग्लिश के अंदर लिखना होता है। ये एक टॉपिक रहेगा बेगला 135 में, तकरीबन आप 20 से लेके 30 फ्रेजल वर्ब इसके अंदर याद कर लेना। राइट, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से के आसपास आपको याद रहनी चाहिए, तभी तो कम से कम 10 नंबर का सवाल आएगा फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ठीक है, जैसे कि ये एक वर्ब है। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। ठीक है, एक वर्ब है, एक क्रिया है ब्रेक, इसके साथ में आपने लगा दिया ब्रेकआउट, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब क्या हो जाएगा फिर, कोई चीज तेजी के साथ में फैल जाए, कोई चीज, कोई चीज, कोई चीज तेजी के साथ फैल जाए। ठीक है, तो ये आप पहली फ्रेजल वर्ब लिख सकते हो। राइट, जैसे कि, जैसे कि सर आपने क्या लिखवाया है? ये एक टॉपिक है, 10 नंबर का कल सवाल आएगा, फ्रेजल वर्ब एक टॉपिक है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब एक टॉपिक है। तो ओके। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, जैसे कि ब्रेक एक वर्ब है। ठीक है, ब्रेक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टूटना या तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड और इसके साथ में जोड़ दिया, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, तो इस क्रिया का मतलब बदल जाता है, पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है, और यहाँ पर एक पूरा एक मीनिंग निकल के आता है। तो इंग्लिश में ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनका मतलब है एक निश्चित मतलब निकलता है उनका, उनको कहते हैं अपन फ्रेजल वर्ब। राइट, तो यहाँ पर ब्रेकआउट लिख लो आप। ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर तेजी के साथ में फैल जाए। सवाल क्या आ सकता है कल, जैसे कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, ब्लैंक आपको फिल करने। राइट, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेंटेंस, फायर, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा होगा इन इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, और यहां पर क्या दे रखा होगा, ब्रेकआउट दे रखा होगा, कोष्टक में ब्रैकेट में आपको ब्रेकआउट दे रखा होगा। राइट, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ब्लैंक इसमें फिल करना है। राइट, अब आपने देखा कि फ्रेजल वर्ब का सवाल है, 10 नंबर के पूछे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो यहां पर ब्रेकआउट का सही फॉर्म लिखना है आपको, ब्रेकआउट का सही रूप लिखना है। सबसे पहले तो ये सवाल तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब ब्रेकआउट का मतलब पता होगा। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज़ तेजी के साथ में फैल जाए, तो आग है वो तेजी के साथ में फैलती है हमेशा। ठीक है, जंगल के अंदर तेजी के साथ में फैल गई। ठीक है, तो देखो जंगल के अंदर आग लग चुकी है, वो पहले से ही
फैल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक की अपन, ब्रेक जो वर्ब है इसकी अपन लिखेंगे सेकंड फॉर्म लिखेंगे इसकी। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक, ठीक है, ब्रोक। और आउट है वो ऐसा का ऐसा रहता है, ठीक है। देखो पास्ट के अंदर जो घटनाएं हो चुकी है, पास्ट के अंदर जितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं वो आपके कौन से टेंस में आते हैं? पास्ट सिंपल में आते हैं। और पास्ट सिंपल तो तुम लोग 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या होता है उसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक की सेकंड फॉर्म लिख देंगे अपन ब्रोक आउट, ठीक है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म लिख दी ब्रोक, और आउट को ऐसे लिख देंगे, ये आपको नंबर मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी दूसरी फ्रेजल वर्ब लिखिए, पुट अक्रॉस, किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। तो देखो ये जो पुट वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी वाक्य को पढ़ते टाइम ऐसा लग जाए कि यहाँ पर तो कोई बात है वो दूसरों तक पहुंच रही है, तो वहां पे आप पुट अक्रॉस ऐसा का ऐसा। तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब रहेगा ब्रेक ऑफ, ठीक है। ब्रेक ऑफ का क्या मतलब होता है? किसी से डिटेच हो जाना, किसी से डिटेच हो जाना, या किसी चीज से अलग हो जाना, सेपरेटेड, किसी चीज से अलग हो जाना, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या लगा के आ जाना? ब्रेक ऑफ। ब्रेक की यहां पर सही फॉर्म लिखनी है, क्रिया की सही रूप, ठीक है। ऑफ तो ऑफ ही रहेगा, राइट। तो पुट ऑन के काफी सारे मतलब है, ठीक है। जैसे कि किसी चीज को पहनना, मेकअप हो सकता है, और या फिर ड्रेस हो सकती है। और दूसरा मतलब होता है पुट ऑन का धोखा देना किसी को, पुट ऑन वहां पर भी यूज होगा। किसी आग को बुझा दिया, ठीक है, आग को बुझा देना, इसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी? आग को बुझा देना, पुट आउट, पुट आउट इसके लिए फ्रेजल वर्ब रहेगी। पुट ऑन याद रखना, पुट आउट याद रखना, ठीक है। और चलो और मैं लिखवा देता हूं, बियर विथ, ठीक है। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को पहनना। अगर किसी वाक्य को पढ़ते टाइम कल एग्जाम में, ठीक है, अगर लग रहा है कि यहाँ पर मेकअप का अर्थ निकल रहा है, कोई इंसान है वो मेकअप है लगा रहा है, ठीक है, या लगा चुका है, या फिर ड्रेस पहनने के सेंस में, ड्रेस पहनने के अर्थ में यहाँ पर पुट ऑन का यूज करते हैं। पुट ऑन का दूसरा मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। किसी के साथ में बिट्रेल करना, विश्वासघात करना किसी के साथ में, वहां पर भी पुट ऑन यूज होगा। और पुट आउट का मतलब याद रखना, आग को बुझा देना, राइट। अब आगे देखो, बियर विद, BEAR विद, बियर विद एक और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सहन करना, ठीक है, सहना, सहना किसी चीज को, राइट, किसी चीज को सहना। एक होता है कम अबाउट, ये बहुत बार पूछी जाती है, कम अबाउट भी मैं आपको करवा देता हूं। कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का घटित होना, कम आउट अबाउट उसके सेंस में आएगा, ठीक है। और रन इनटू, रन आउट ऑफ, टेकअप, टेकअप याद करो, टेकअप का क्या मतलब होता है? टेकअप का मतलब होता है कुछ शुरू करना। जैसे कि कोई बिजनेस है, कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं, वहां पर भी टेकअप आता है, कुछ शुरू करना, राइट। और पुट अवे, बिल्कुल पुट अवे भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पुट अवे, ठीक है। तो ये अपने को याद ही करना पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो भाई बेक आ सकती है इस पेपर में, ठीक है, अगेन बेक आ सकती है। तो इसलिए क्लास को ध्यान से देखना जरूरी है, थोड़े से देर टिके रहना, राइट। पुट अवे का मतलब होता है किसी वस्तु को उसकी जगह से हटा देना, किसी वस्तु को उसकी जगह से हटा देना, उसकी जगह से हटा देना, ठीक है, पुट अवे उस सेंस में आएगा।
टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना। टेक अप ऑफ का मतलब होता है उतारना, तो वो भी एक बार। टर्न ऑफ, देखो टर्न ऑफ लगभग हर बार आता है, इसका मतलब क्या होता है? स्विच को बंद करना। टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच बंद करना, ठीक है। लुक फॉर, लुक से रिलेटेड आता है ये, चाहे वो लुक एट आता हो, लुक फॉर आता हो, लुक अप आता हो, ठीक है। तो मैं ये करवा देता हूँ। लुक से रिलेटेड कितनी फ्रेजल वर्ब है इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ से एक जरूर आ सकता है कल। पहले मैं आपको बताता हूँ लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है समझना, किसी चीज को जब समझते हैं, ठीक है। लुक इन का मतलब क्या हो जाएगा? लुक इन फ्रेजल वर्ब, मिलने आना। लुक इन का मतलब मिलने आना, ठीक है। और लुक इनटू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना, ठीक है। और लुक फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर ढूंढना। का, हाँ किसी चीज को देखना, किसी चीज को देखना, राइट। लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना, जैसे कि किसी बच्चे की देखभाल करना, किसी की केयर करना, तो लुक आफ्टर इस्तेमाल होगा वहां पर, देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर देखभाल करना। लुक फॉर क्या होता है? लुक फॉर मैंने बता दिया, किसी चीज को देखना है, किसी व्यक्ति को ढूंढना। लुक अप और देख दो, ठीक है। लुक अप का क्या मतलब होता है? कोई सूचना ढूंढना, कोई सूचना ढूंढना। इनको याद करो फिर से, हटा देता हूं क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो कम से रिलेटेड कौन कौन से फ्रेजल वर्ब मिलती हैं? एक तो होता है कम आउट, ठीक है। एक होता है कम अप, और एक होता है कम अलोंग, कम अलोंग, और एक होता है कम अवर। ये कुछ कम से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है, एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। कम आउट का मतलब क्या होता है? प्रकट होना, ठीक है। प्रकट होना या फिर प्रकाशित, प्रकाशित होना, प्रकाशित होना। कम अप का मतलब क्या होता है? उगना। क्या उगना? बीज का उगना, कम अप, ठीक है। कम अलोंग का मतलब क्या होता है? किसी के साथ में आना, किसी के साथ आना। कम और का क्या मतलब होता है? किसी जगह जाना, किसी जगह जाना, ये कम और का मतलब होता है। फ्रेजल वर्ब रटना, ये बार बार आती है ये फ्रेजल वर्ब। कम अक्रोस, कम अक्रोस का मतलब क्या होता है? अगर रास्ते में कोई इंसान हमें अचानक से मिल जाता है तो वहां पर कम अक्रोस फ्रेजल वर्ब का यूज होता है, किसी से अचानक मिलना, किसी से अचानक मिलना, ठीक है। कम अक्रोस। वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, ध्यान से सुना। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, फिर मैं आपको रूल्स लिखा दूंगा। सिंपल सिंपल वॉइस पूछे जाते हैं, कोई यहाँ पर कोई बहुत भारी भरकम नहीं आती, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी बैंक ऐसा नहीं आता। यहाँ पर आपको बहुत सिंपल से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस होता क्या है? देखो अगर कोई एक्शन या फिर कोई कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन उस कार्य को व्यक्त कौन करता है? लेकिन उस कार्य को व्यक्त कौन करता है, यानी कि एक्सप्रेस कौन करता है? वर्ब करती है। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, कि बर्ड्स बिल्ड, बर्ड्स बिल्ड्स दियर होम। पक्षियां है ना, वो अपने घर खुद बनाते हैं,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, पक्षी कार्य कर रहा है, ठीक है, वो अपना घर खुद बनाती है। कार्य सब्जेक्ट कर रहा है, पक्षी कर रहा है, लेकिन उस कार्य को व्यक्त कौन कर रहा है, वो वर्ब कर रही है, बना रही है, ये इसकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। वर्ब के द्वारा उस काम को एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस कार्य को कर कौन रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, बर्ड्स कर रही है, ठीक है, घोंसले बनाने की या फिर घर बनाने का काम। लेकिन उस कार्य को व्यक्त कौन करता, वर्ब करती है, तो ऐसा वॉइस कहलाता है यहां पर कार्य को व्यक्त करती है एक वर्ब, कार्य को व्यक्त कौन करती है, एक वर्ब करती है। लेकिन लेकिन सब्जेक्ट उस काम को रिसीव करता है, लेकिन कर्ता अथवा सब्जेक्ट उस काम को रिसीव करता, प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कि मैं बोलता हूं क्रिकेट अमन के द्वारा खेला गया, ठीक है, क्रिकेट अमन के द्वारा खेला गया। तो यहां पर कार्य को व्यक्त कर रही है वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट है वो उस काम को रिसीव कर रहा है। क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया, अमन के द्वारा। तो ये होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव वॉइस में अपन बातें सिंपल से रखते हैं कि अमन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस में बना हुआ क्रिकेट अमन के द्वारा खेला गया, ठीक है, यानी कि उस काम को कौन रिसीव करता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव वॉइस के अंदर आपको अगर आई दिख जाए, ठीक है, तो आई का क्या बना देना है, पैसिव वॉइस में आई का बना देना है मी, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में वी अगर दिख जाए तो वी का बना देना है अस, और अगर सी आपको दिख जाए तो सी का बना देना है हर, और अगर दे आपको दिख जाए तो देम बना देना पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ठीक है। ये होगा पीवी। एक्टिव वॉइस में अगर आपको आई दिखता है तो आई का मी बनाएंगे पैसिव वॉइस में लिखते टाइम, बी का आप अस लगाएंगे, सी का हर, दे का देम बनाएंगे, और जो सेकंड पर्सन होता है अपना यू, उसका यू ही रखेंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इट को भी अपन इट ही रखेंगे। तो आपको इतनी सारी चीज़ें वो याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। देखो अगर आपको एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में दिख जाए, अगर आपको एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में दिख जाए, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का अगर संरचना देखें तो सब्जेक्ट आता है प्लस क्रिया का पहला रूप आता है, उसके बाद में एस या ईएस लगा होता है, और फिर कर्म होता है ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस भी है वो चार भागों में बटा होता है, ठीक है। कभी तो आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ऐसे ही पास्ट में चार होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर में चार टेंस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट सिंपल दिख जाए, इसको आप नंबर दे दो, इसको रोमन लिपि में दे दो ऐसे 1, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल दिख जाए तो इसका पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या संरचना रहेगी वाक्य की, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई रहता है और प्लस सब्जेक्ट रहता है, ऐसे बनाओ। तो आप इसको लिख लो साथ साथ में। दूसरा टेंस आता है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, चलो मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल का अगर एक्टिव वॉइस आता है उसका मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा सीमा कुक्स फूड, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट सिंपल
का एक्टिव वॉइस दे रखा है यहाँ पर। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया है, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको पहले लिखते हैं पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, खाना, ठीक है। फिर अपन लगाते हैं इज एम आर, ठीक है, तो फूड आएंगे इज, ठीक है, फूड इज लगा दिया। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे अपन, कुक्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो कुक एक वर्ब होती है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है कुक्ड, राइट। तो फूड इज कुक्ड बाई के बाद में अपन सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सीमा, फूड इज कुक्ड बाई सीमा। ऐसे आपको करना है, वहां पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के ब्लैंक वहां पे फिल करना पड़ेगा। दूसरा टेंस अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस इज के साथ में हो सकता है, इज नहीं आए तो एम आ जाए, एम नहीं आए तो आर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जैसे कि प्लेइंग, ओके, कुकिंग, ऐसे। फिर आता है ऑब्जेक्ट, राइट। ये तो होती है इसकी साधारण संरचना। अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बना रहे हैं अपन, तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, कर्म पहले आता है, फिर आपका आ जाएगा इज अथवा एम अथवा आर, ठीक है। उसके साथ में आता है बीइंग आता है, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई आता है और फिर आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। फिर एक सेंटेंस है, इसको मैं करवा देता हूँ, जैसे कि मोहन इज बाइंग बुक्स, मोहन किताबें खरीद रहा है। ये एक एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है। मोहन इज बाइंग बुक्स, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखो पैसिव वॉइस बनाते टाइम अपन ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है बुक्स, ठीक है, तो बुक्स को पहले लिखो, बुक्स को पहले लिखो। फिर बुक्स के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, बुक्स आर। फिर बीइंग आता है, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो बाइंग है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, BOUGST, बाई क्रिया की जो तीसरा रूप है थर्ड फॉर्म वो बोट होता है। तो बुक्स आर बीइंग बोट बाई मोहन, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर तीसरा टेंस देखते हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको संरचना इसका ध्यान होना चाहिए, इसका संरचना क्या होता है। तो तीसरा टेंस का टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी संरचना क्या होती है, सब्जेक्ट हैज अथवा हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते टाइम अपन ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर है, तब हैज का यूज कर देते हैं, और प्लूरल यानी कि बहुवचन है, कर्म, तो हैव का यूज करते हैं। फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। नहीं, टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों चौथे नंबर पे देखो, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पैसिव वॉइस बनता है, नहीं बनता। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो अपन सीधे आ जाते हैं अब पास्ट सिंपल पे। पास्ट सिंपल का कैसा बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये समझो कि पास्ट सिंपल में कोई अगर वाक्य दे रखा है, उसकी संरचना क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या करेंगे, अपन ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ठीक है, और फिर वाज अथवा वर ये बाद में लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाई आता है, फिर
सब्जेक्ट आता है। ये लिख लेना, ठीक है। ये तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है और ये पैसिव वॉइस आपको इस तरह से बनाना है। ये अपने 5 हो गए। छठवां टेंस अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे अपन? सबसे पहले तो इसकी संरचना वो लिख सकते हैं अपन, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज अथवा वर आता है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में आईएनजी जुड़ा होता है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना अपने को, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, हेड के साथ में बीन आता है। ऑब्जेक्ट, हेड, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया यहाँ पर। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। सब्जेक्ट वाज वर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वापस से देख लो एक बार। ऑब्जेक्ट प्लस वाज अथवा वर, वाज अथवा वर, फिर आता है बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो संरचना देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहती है पास्ट परफेक्ट की, सबको पता होगा, काफ़ी दिनों से अपन काफ़ी क्लासेस से पढ़ते रहे। सब्जेक्ट प्लस आपका आता है हेड, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, साधारण वाक्य। इसको दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते टाइम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, फिर आता है हेड, फिर आता है बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, फिर आती है क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर आता है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। आठवां टेंस अपना, तो उसको देख लेते हैं क्या बनता है कि नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में ऐसा लिख लो कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है, इतना लिख लो। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है सबको पता होगा। सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? सेल अथवा विल आता है, सब्जेक्ट के साथ में सेल अथवा विल आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये तो होगा एक्टिव वॉइस का संरचना, ऐसे होगी। आपको पैसिव वॉइस बनाते टाइम इसी वाक्य को कैसे लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट फिर आता है विल अथवा सेल, विल अथवा सेल, फिर आता है बी, बीई, बी, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको बना के लिख के आना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ के आ रहे हो। मेरा मकसद है यहाँ पर रिविजन करवाना, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखो पहले, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में लिख दो। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट लो 11वें नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की संरचना क्या होती है इसके वाक्य की, वो यहाँ पर देख लेते हैं।
सब्जेक्ट प्लस विल अथवा सेल, और फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये रहती है संरचना। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस। इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर आता है विल, ऑब्जेक्ट विल प्लस बी, फिर आती है क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ से 10 नंबर के सवाल आएंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, और मैं आपको मॉर्निंग के अंदर एक क्लास रख दूंगा, उस क्लास को ज़रूर अटेम्प्ट करना, देखना उस क्लास को भी, तो उसमें डिस्कशन होगा। ठीक है, तो वहाँ पर अपन देखेंगे। फिर डायलॉग राइटिंग से एक सवाल आना है, राइट। तो जैसे कि स्थिति दे सकते हैं वहाँ पर कि आपको किसी बीमारी ने जकड़ा है, ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास में, ठीक है, पेशेंट, एज ए पेशेंट बन करके, तो फिर डॉक्टर के साथ में कैसे कन्वर्सेशन करते हो वो आपको लिखना होगा। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ कि 10 अथवा 12 टर्न्स में आपको डायलॉग राइटिंग वो करनी है। ठीक है, आपकी जो मीटअप है, आपकी जो मुलाकात है, वो डॉक्टर के साथ में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लिखेंगे पेशेंट, एक पेशेंट की क्या बात हो सकती है? जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में वो जाता है, ठीक है, गेट ओपन करता है, फिर वो क्या कहता है? गुड मॉर्निंग सर। आपको ऐसे लिखना है पहला ही डायलॉग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग के आगे कोमा और फिर सर। देखो ध्यान रखो, अगर आप किसी डॉक्टर के साथ में मिलते हैं, या फिर प्रिंसिपल से बात करते हैं, या फिर किसी सरकारी अधिकारी के साथ में बात करते हैं, जैसे कि पुलिस के अधिकारी से आप बात करते हैं कि फलानी दिक्कत है, फलानी समस्या है, ठीक है, तो पुलिस अधिकारी, पुलिस से बात करते टाइम अपना जो डायलॉग राइटिंग है वो फॉर्मल डायलॉग राइटिंग होना, ध्यान रखना। उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डियर वगैरह ये सब नहीं लगा सकते। डियर या फिर ऐसे शब्द जो कि आप अपने दोस्तों के साथ में यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, हाय, हेलो, डियर, ठीक है, विश करना, तो आप बहुत ज़्यादा उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉर्मल डायलॉग राइटिंग में। वो नियम ध्यान में रखना है बस। ठीक है, फिर डॉक्टर की बारी आएगी। डॉक्टर कहेगा गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, डॉक्टर कहता है पेशेंट से गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, कृपया करके आप बैठ जाइए, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो पेशेंट कहता है थैंक यू, थैंक यू के आगे कोमा, माई नेम इज, माई नेम इज निखिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने टर्न्स हो गए वो देखते हैं। देखो जैसे कि पेशेंट गए क्लिनिक में, डॉक्टर से कहा गुड मॉर्निंग, तो जैसे ही डॉक्टर ने कहा गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये हो गए एक एक टर्न हो गए, पूरा एक टर्न है। ठीक है, दूसरा टर्न कहाँ से स्टार्ट होता है? पेशेंट से स्टार्ट होता है, थैंक यू, माय नेम इज निखिल, ओके, माय नेम इज निखिल। देखो इसे वापस से देखते हैं यार। डॉक्टर कहता है गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, यहाँ आपका एक जो डायलॉग है वो कंप्लीट हो जाता है, एक टर्न्स है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, प्लीज सिट डाउन। फिर डॉक्टर की वापस से बारी आती है, यहाँ पर डॉक्टर लिखे हैं। डॉक्टर क्या कहता है? देखो आपको ये हाइफन चिन्ह लगा सकते हैं या फिर कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर के सामने। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या? पेशेंट करता है थैंक यू, माय नेम इज निखिल। तो ये हो गया आपका दूसरा टर्न। ऐसे करके आपको 10-12 टर्न लिखने पड़ते हैं। फिर डॉक्टर पूछ सकता है कि आपकी उम्र क्या, हाउ ओल्ड आर यू। पेशेंट कहेगा आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ या 23 साल की हूँ। डॉक्टर कहेगा ओके, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, कौन कौन सी समस्याएं आप सामना कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप अपनी दिक्कत बताओगे, फिर आपको डॉक्टर दवाई देगा। ठीक है, और डॉक्टर कहेगा
कि मैं कुछ दवाइयाँ हैं वो लिख रहा हूँ। यस आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए फ्यू टू कंट्रोल मेडिसिन्स, ठीक है। यस आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए फ्यू मेडिसिन्स टू कंट्रोल योर डिजीज। हाँ मैं कुछ दवाइयाँ हैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उन दवाइयों को समय पर लेते रहना। इस तरह से आपको 10 से लेकर 12 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉर्मल डायलॉग राइटिंग, जो कि आप अपने बॉस के साथ में, किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने, ठीक है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के सामने, सरकार के अफसरों के साथ में, या फिर आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ में बात करते हैं, वो फॉर्मल डायलॉग राइटिंग के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो सेमी फॉर्मल डायलॉग राइटिंग, जब एक बेटा अपने पापा के साथ में बात करता है, ठीक है, फादर एंड सन, ठीक है, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर ये जो बेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकता है, इसको अपनी लिमिट्स में रहना पड़ता है, इसको अपनी मान मर्यादा में रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे 10 या 12 टर्म्स पूछे जा सकते हैं कि एक पिता और पुत्र के बीच में डायलॉग राइटिंग लिखिए। तो आप शुरुआत कैसे करोगे? फादर से करोगे, गुड मॉर्निंग, वापस से गुड मॉर्निंग माय सन, ठीक है। अब मान लो उसके बेटे का नाम विहान रहता है, ठीक है, तो विहान क्या कहता है? गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग फादर। अब देखो एक पिता और बेटे के बीच में किसी भी टॉपिक पर बात चल सकती है, तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक अज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि एक बेटा है, वो कहता है कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कृपया करके मुझे थोड़ा सजेस्ट करें। तो इसका पापा बोलता है कोई बात नहीं बेटा, आपने जितने टॉपिक याद किए उनको आप वापस से रिवाइज करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मात्र आपकी एग्ज़ाम भर है, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर इतना तनाव, इतना स्ट्रेस लेते नहीं हैं। तो इस तरह से आप चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेमी फॉर्मल डायलॉग। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक नहीं हुआ जाता, ध्यान रखो, एक मर्यादा के अंदर रहकर, एक लिमिट के अंदर रहकर बातें करनी पड़ती हैं। देखो तीसरा डायलॉग राइटिंग होता है इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग, ठीक है। ये आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपने अपने दोस्त, जैसे कि मैं यहाँ पर दो कैरेक्टर के नाम लिख रहा हूँ, एक तो मायरा और एक फिजा, ठीक है। तो मायरा फिजा से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, इवनिंग में आना है, ठीक है। तो देखो इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग में क्या हो सकता है कि आप हाय हेलो का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर, सॉरी, इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग में आप हाय हेलो शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो और डियर शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मायरा कहती है ओके। तो दो दोस्तों के बीच में क्या बातें हो सकती है किसी भी टॉपिक को लेकर, वो आपको लिखना है, ठीक है। 10 से लेकर 12 टर्म्स लिखने हैं। ये आपका डायलॉग राइटिंग भी कंप्लीट। प्रीपोजिशन, कोई मुझे बता सकता है प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? अच्छी बात है। देखो प्रीपोजिशन है ना, कोई शब्द हो सकता है, प्रीपोजिशन कोई वर्ड हो सकता है, या फिर शब्दों का समूह हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, या फिर कोई वर्ड हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पर लगते हैं? किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले लगते हैं। प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, ये जितने भी प्रीपोजिशन है, ये किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले लगते हैं, और किसको बताते हैं? ये डायरेक्शन को बता सकते हैं, डायरेक्शन को बता सकते हैं, टाइम को बता सकते हैं, जगह को बता सकते हैं, लोकेशन को बता सकते हैं, लोकेशन को बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आते हैं और दिशा का, समय का, जगह का और स्थान का जानकारी हमें देते हैं। जैसे कि मैं जयपुर से आ रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम
कमिंग फ्रॉम जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जयपुर है दोस्तों एक संज्ञा है, एक नाउन है, और इससे पहले जो भी आता है ये प्रीपोजिशन कहलाता है। तो ये फ्रॉम जो शब्द है वो किसी एक स्थान के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, फ्रॉम है, इसके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ऑफ है इम्पोर्टेंट, फोर है, राइट, बाई है, और इन है, विद है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है ये तो। एट है, और ऑन, अपॉन, ये सब है। ठीक है, टू है, ओवर है, बिटवीन है, अमोंग है, अप है, डाउन है। ये सारे आपके क्या है, ये आपके प्रीपोजिशन है। ऑफ है, अबाउट, अगो। तो इसको तो करने से कम से कम 2 क्लास इसके लिए अलग से लगानी पड़ेगी। तो मैं फटाफट से आपको इम्पोर्टेंट इसके अंदर बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो प्रीपोजिशन अपना फ्रॉम होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट याद रखना, फ्रॉम। इसका इस्तेमाल अपन 3 जगह में करते हैं। किसी जगह से अगर आते हैं, ठीक है, तो अपन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, और समय को बताने के लिए। ठीक है, यानी कि मैं कल दोपहर से काम करूँगा, मैं कल दोपहर से काम करूँगा, तो समय को बताने के लिए। और किसी स्रोत को बताने के लिए, किसी स्रोत को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे स्नेहा, स्नेहा ने नोट्स किताब से लिखे, किताब से लिखे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्नेहा लिखे। दोस्तों स्नेहा लिख चुके अपने नोट्स। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आ जाएगा ये। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है स्नेहा रोट, स्नेहा रोट इट फ्रॉम। ये अपना आपका प्रीपोजिशन हो गया फ्रॉम द बुक। यानी कि स्रोत क्या है, किताब स्रोत है। स्रोत जब आ जाए, समय बताना हो या किसी जगह के बारे में बताना हो, तो फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे समझ। ऐसे ही आप ऑफ समझ लो। ठीक है, ऑफ का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, किसी ही जगह से अलग होना, किसी जगह से अलग होना। ठीक है, किसी जगह से अलग होना, जैसे कि बंदर पेड़ से कूद गया, तो बंदर है वो पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, तो किसी जगह से अगर अलग होने का अर्थ निकल के आता, वहां पर ऑफ है, ये लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि मैंने मोबाइल को सोफा से उठाया। ठीक है, तो सोफा से अलग हो रहा है मोबाइल, उस स्थिति में भी ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं ऑफ का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। बस ऑफ का इतना यूज है, किसी जगह से अलग होना, ये अपना दूसरा नंबर का था। और मैं फटाफट से इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ। देखो फोर का इस्तेमाल देख लो, फोर प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। एक तो अगर आपको अवधि बतानी हो, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जैसे कि आपने कहा कि मैंने इस कंपनी में इतने साल से लेकर इतने साल है वो जॉब करी है। ठीक है, तो वो अवधि हो गई, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए फोर का यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही पर्पज। ठीक है, पर्पज कोई उद्देश्य अथवा के लिए अपन फोर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि मेरी बहन पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जा रही है। ठीक है, तो आपकी बहन का पर्पज क्या है, वो चंडीगढ़ जा रही है क्योंकि उसको पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, माई सिस्टर इज गोइंग टू चंडीगढ़ फॉर स्टडी। ठीक है, तो वो पढ़ना उद्देश्य हो गया, राइट। अवधि मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस समय से लेकर इस समय तक कंपनी में काम किया है, तो अवधि के केस में भी फोर आता है। और तीसरा जो यूज होता है वो होता है एक्सचेंज, बदले में, है ना। कैसे, कि मैंने इस लैपटॉप के बदले, इस लैपटॉप के बदले एक टेबलेट ले लिया। ठीक है,
तो बदले में या एक्सचेंज के अर्थ में भी फॉर का यूज होता है। और देखो बाय देख लो, देखो बाय के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, वो देखते हैं। पहला तो मतलब निकलता है द्वारा, फिर दूसरा मतलब निकलता है से, फिर तक, फिर बगल में। बाई प्रीपोजिशन का मतलब क्या क्या निकलता है? द्वारा, से, तक, बगल में, है ना। जैसे कि हमें क्लास के टीचर के द्वारा सूचना दी गई, तो किसके द्वारा दी गई? टीचर के द्वारा, ठीक है। वी वर इन्फॉर्म्ड बाई आवर टीचर, ठीक है। तो किसी के द्वारा अगर कोई सूचना वगैरह दी जाती है तो वहां पर बाई का यूज होता है। से के अर्थ में भी बाई का इस्तेमाल आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी गोवा की यात्रा विमान से की, मैंने अपनी गोवा की यात्रा किससे की? एरोप्लेन से, ठीक है। तो बाई एरोप्लेन आएगा। तक के अर्थ में भी बाई आता है। जैसे कि मैं 1 बजे तक पढ़ूंगी, 1 बजे तक पढ़ूंगी, ठीक है। तो आई विल स्टडी बाई 1 o'clock, तो तक के अर्थ में भी बाई आ गया। बगल में, ठीक है। जैसे कि मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम या बाई हर, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हर। तो बगल में के अर्थ में भी क्या आता है? बाई प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। एक विद भी इंपॉर्टेंट है, विद को फटाफट से देख लेते हैं। विद प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके दो यूज होते हैं, इसके दो यूज होते हैं। एक तो से और दूसरा होता है के साथ। जैसे कि पहला अगर एग्जाम्पल देखें अपन, तो मैंने मैंने चाकू से मैंने चाकू से केक काटा, मैंने चाकू से केक काटा। तो क्या जाएगा? आई कट द केक, आई कट द केक विद ए नाइफ। तो आपने चाकू की सहायता से, यहाँ पर आप सहायता भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज की सहायता से कोई काम करते हैं तो वहां पर विद आता है, राइट। अब के साथ इसमें क्या एग्जाम्पल बन जाएंगे के साथ में? जैसे मैं हमेशा अनिल के साथ हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अनिल के साथ हूँ, तो आई एम ऑलवेज विद अनिल, ठीक है। इस सेंस में विद का इस्तेमाल होगा। इनका भी देख लेते हैं, इन हर बार आता है लगभग, यही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। इनके 3 इस्तेमाल होते हैं। एक तो समय, ठीक है। दूसरा यूज होता है जगह है, तीसरा यूज होता है वस्तु, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं अक्टूबर में पैदा हुई, ठीक है। आई बोर्न इन, आई बोर्न इन अक्टूबर, ठीक है। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। इन यहाँ पर आएगा। और जगह में अगर लिखूं कि मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ओके। और वस्तु में मतलब जैसे कि आपने कहा कि मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, ठीक है। वस्तु में कंप्यूटर के अंदर फोटो देखी, तो आई सॉ द फोटो इन कंप्यूटर, ठीक है। ये हो गया आपके इनके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एट और देख लो, एट और देख लो। देखो, इसका 5 जगह पे इस्तेमाल होता है एट का, किसी निश्चित समय के लिए। पहला जो यूज है, किसी किसी निश्चित समय के लिए, ठीक है। दूसरा यूज है इसका छोटी जगहों के साथ, छोटी जगहों के साथ। तीसरा पॉइंट है
रात अथवा दोपहर के साथ। जैसे कभी आप नाइट इस्तेमाल करते हैं, आफ्टरनून इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एट आपको लगाना होता है। और किसी वस्तु का मूल्य बताने के लिए भी एट का यूज होता है। पांचवा जो यूज है, किसी उत्सव अथवा कार्यक्रम के साथ में भी अपन एट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं 3 बजे पैदा हुई, तो निश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई वॉज बोर्न एट 3 o'clock, ठीक है, आई वॉज बोर्न आउट 3 o'clock। छोटी जगहों के साथ में, जैसे कि छोटे जो गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उनके साथ में एट का यूज करते हैं। बड़े जगह होते हैं जैसे कि दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, शिमला है, यहाँ पर इन जगहों के साथ में इन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बड़ी जगह है। दोपहर अथवा रात के साथ में एट का, और वस्तु का मूल्य बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आम 50 रुपए किलो लिए, आई बोट द मैंगोज एट 50 रुपीज पर केजी। तो किसी वस्तु का मूल्य बताने के लिए भी एट का यूज करते हैं। और किसी उत्सव अथवा कार्यक्रम के, जैसे कि मैं होली पर घर आऊंगी, आई विल कम होम। देखो, किसी उत्सव या कार्यक्रम के साथ में कैसे बनेगा, जैसे कि मैं कहूं मैं होली पे घर आऊंगी, आई विल कम, एट होली, ठीक है, ये आएगा। ये हो गया आपका एट वाला हो गया, ठीक है। और ओन वाला भी कर लो, चलो, ओन का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ओन का जो यूज है वो दो यूज है, ओन के दो यूज है, ध्यान रखना, कल आएगा। ओन का आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। के ऊपर, एक प्रयोग ओन का है के ऊपर अथवा पर। जैसे आपने कहा कि बॉल टेबल के ऊपर रखी है, बॉल टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है। तो बॉल इज केप्ट, यहां पर कीप की अपन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। बॉल इज केप्ट ऑन द टेबल। जैसे कि किताब वो लैपटॉप के ऊपर रखी हुई है, तो बुक वाज ऑन द टेबल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बुक बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल है क्रिकेट की बॉल, वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। ऑन का जो दूसरा यूज होता है वो ध्यान से देख लो, ठीक है, में अथवा को के संदर्भ में होता है, ठीक है। जैसे मैं रविवार को गई, मैं रविवार को गई, तो अब क्या लिखोगे, आई वेंट ऑन संडे। तो मैं अथवा को के संदर्भ में भी अपन क्या कहेंगे कि ऑन का यूज होगा, ठीक है। इसमें और भी देख लेते हैं, और अब देखो, और के दो यूज है, वो याद रखना, के ऊपर बिना छुए हुए, के ऊपर बिना छुए हुए, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दूं, हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे सर के ऊपर छत है, तो छत हमें छू रही है क्या, नहीं छू रही है, ठीक है। तो लिखेंगे आप, देयर इज ए रूफ, रूफ का मतलब छत, देयर इज ए रूफ आवर और हेड्स, हमारे सर के ऊपर छत है। तो अगर कोई चीज हमें छू नहीं रही है, वह ऊपर है, ठीक है, तो अपन वहां पर और प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। इनका तो पता होगा, बिटवीन का, बिटवीन भी पूछ लिया जाता है, और अमंग, ये दोनों एक साथ ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो, अगर किसी वस्तु का वितरण, किसी वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो वहां पर बिटवीन का यूज करेंगे अपन।
और अगर किसी वस्तु का वितरण 2 से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है तो वहां पर अमोंग वर्ड का यूज प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप मॉर्निंग के अंदर आना। ठीक है, लगभग 10 बजे के बाद में ही होगी एक क्लास जिसके अंदर मैं जून का और दिसंबर का जो पेपर सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा। ठीक है, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो मस्ट अटेंड द क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड नाइट, टेक केयर।